हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम यूनिट सेकंड एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बची हुई है। उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड ईयर में आज स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी क्लास फर्स्ट है, आज हमारी क्लास फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल जानते हो आप कैसा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना व बंधन की ही बात करेंगे। बंध की बात, कार्बोक्सिलिक समूह की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना व बंध की बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह में दो क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक समूह बनाती हूँ। देखो, ये है C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक समूह में अगर हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात करें तो दो प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। सबसे पहला क्रियात्मक समूह देखो, ये हो गया OH। सभी को दिखाई दे रहा है, ये OH है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है। और उसके अलावा इस वाले भाग, ये कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल ग्रुप, एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक समूह ये यहाँ से किसी भी R एल्किल चेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक भाग यही होता है, इसकी बात करो। तो इसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक कार्बोनिल समूह और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह। ये दोनों समूह परस्पर कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, देखो ये दोनों समूह कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस वाले एक सिंगल बॉन्ड से, तो हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए ये समूह, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। कैसे बनाया, कार्बो से, कार्बोनिल से कार्बो, हाइड्रोक्सिल से कार्बोक्सिल समूह या फिर कार्बोक्सिलिक समूह। इस तरह से, क्योंकि दो समूह होते हैं इसीलिए इसे कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। ये दोनों समूह परस्पर जुड़े होने के कारण एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। देखो, इन दोनों समूहों की बात करूं तो देखो, ये दोनों समूह आपस में जुड़े हुए हैं एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। तो ये एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम कार्बोनिल की अभिक्रियाएं देखें, कौन से समूह की, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं देखें, तो कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की मुख्य अभिक्रिया होती हैं, मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया देने में सक्षम होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्योंकि कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी होता है और ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी होने के कारण इस पर क्या आता है, आंशिक धनावेश, और ऑक्सीजन पे क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आता है। और धनावेश आने के कारण मतलब ये है, उसको मैं यहाँ बने रहने देती हूँ और इसकी बात करती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम इनकी विद्युतता के बारे में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी chi ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन chi ऑफ कार्बन। कार्बन की विद्युतता कम है ऑक्सीजन से, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, आकर्षित होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो इसीलिए इस पर आंशिक नेगेटिव और आंशिक पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज से कौन आकर्षित होंगे, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कौन होते हैं,
जिन पर खुद पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो होते हैं नाभिक स्नेही समूह। तो इसीलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक में कार्बोनिल कार्बन OH समूह से जुड़ा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए रहता है, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कौन सी अभिक्रियाएं देने में सक्षम होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने में सक्षम होता है। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह के साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये बात तो समझ गए कि ओ ऑक्सीजन के कारण इसने कौन सी अभिक्रियाएं दी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दी। लेकिन अगर आगे बात करें, एक मिनट, तो कार्बन में एक तरफ OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने की संभावना होती है। किसके द्वारा? कार्बोनिल समूह के द्वारा। और किसके द्वारा? कार्बोनिल समूह के द्वारा, कार्बोनिल समूह के कार्बन के द्वारा। लेकिन कार्बोनिल समूह में एक तरफ जहां OH जुड़ा होता है तो दूसरी तरफ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है। जब ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचकर इसमें अनुनाद करवाता है। देखो कैसे करवाता है वो देखते हैं। अब मैं इनको हटा देती हूँ, मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। देखो इस पे 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कौन सा वाला? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे आएंगे तो इस पे माइनस, तो इस पे क्या आएगा? प्लस। ओके, समझ गए। जैसे ही प्लस आएगा, प्लस आने का मतलब है ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दे सकता है किसी भी तरह से। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने की संभावना तो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? देखो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन्स को देकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी अनुनादिक संरचना बनेगी। वो कैसे? वो देखो, C ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर प्लस हाइड्रोजन। ये आ गया क्या इस स्ट्रक्चर में? अब ये देखो, अब हम कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे वो देखो, हम बनाएंगे इस तरह से। बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर जाने से पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो क्या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है? कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब है कि वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है। वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे ही नहीं पाएगा। और इसकी दोबारा स्ट्रक्चर बनाए तो ये इधर और दोबारा ये इधर, तो ये आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों समूह, ये दोनों जो क्रियात्मक समूह है, ये दोनों क्रियात्मक समूह एक दूसरे की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक की क्रियाशीलता से दूसरी और दूसरे की क्रियाशीलता से पहले की रिएक्टिविटी अफेक्टेड होती है। बस यही है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह तो होता है लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ये मैंने बताया तो था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, लेकिन वो तब बताया था जब मैं केवल कार्बोनिल समूह की बात कर रही थी। और कार्बोनिल समूह में अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज, मैं इस वाले की बात नहीं कर रही। ठीक है, देखो दोबारा से सुनो, मैं इस वाले की बात नहीं कर रही हूं, अभी आप इसको भूल जाओ। अगर मैं इस तरह से कार्बोनिल समूह की बात करूं, अगर किसी भी समूह के साथ कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैं आया H ले लेती हूँ, एल्डिहाइडिक समूह हो गया। तो इस कंडीशन में बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने की संभावना है। लेकिन जब OH जुड़ा होगा, कौन जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा, जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ये इधर आ जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाएगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने की संभावना खत्म। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको एक कैरेक्टर, ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि
कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह तो होता है, लेकिन फिर भी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दी जाती हैं। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को छद्म छद्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, छद्म मतलब झूठा या फिर फेक या फिर स्यूडो, स्यूडो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह है, लेकिन ये झूठा छद्म, कार्बोनिल नॉट कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिल, लेकिन कार्बोनिल है लेकिन उसके काम कार्बोनिल जैसे नहीं, इसलिए इसे स्यूडो कार्बोनिल समूह कहा जाता है। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक समूह के अणुओं में अनुनाद की बात करें तो अनुनाद देखो कैसे होता है, मैं अनुनाद करवा रही हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ, ये मैंने बना दिया कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तुरंत, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी आगे, माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर प्लस, ये स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ये तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है, अगर मैं क्या करूं, यहां से H प्लस को निकाल दूं, यहां से H प्लस को निकाल दूं, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, OH कैसे जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, या H प्लस के रूप में जाएगा, मतलब एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, इस पे आएगा माइनस। अब ये क्या बन गया, अब इसका नाम है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन, ये है। तो बस मुझे यही करना है, देखो माइनस H प्लस किया, जैसे ही मैंने इसमें से H प्लस को निकाल दिया तो स्ट्रक्चर बनेगी O माइनस, ये बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद अगर मैं अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लिए तो ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां पर आ गया ऑक्सीजन पे माइनस, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कंडीशन में भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ नहीं पा रहा। एक तो है कार्बोक्सिलिक आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो हम इन स्ट्रक्चर्स को देखने से क्या क्लियर होता है कि कार्बोक्सिलिक अणु की दोनों अनुनादी संरचनाओं में एक तो उदासीन है, कार्बोक्सिलिक अणु की दोनों अनुनादी संरचना को देखो, एक ये है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों अनुनादी संरचनाओं को देखें तो एक तो उदासीन है, उदासीन का मतलब ये है कि एक में तो माइनस भी है प्लस भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे प्लस माइनस, तो इसका मतलब है एक तो उदासीन है, एक तो उदासीन है, और दूसरी संरचना, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये क्या, एक तो उदासीन है, इसमें कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, तो ये तो कैसी है, उदासीन, और दूसरी संरचना द्विध्रुवी है, द्विध्रुवी, द्विध्रुवी मतलब पोलर, पोलर है, मतलब उसमें दो ध्रुव है, एक तरफ माइनस है तो एक तरफ प्लस है, ये वाला भाग पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है तो एक वाला भाग नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, तो ये तो पोलर है, और दूसरी कौन सी, ये तो उदासीन है, और ये कैसा है, पोलर है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। अगर विपरीत आवेश, अगर हम विपरीत आवेशित आयनों को देखें, इसमें देखें तो इसमें माइनस चार्ज भी है और इसमें प्लस चार्ज भी है, मैं कलर देखो, इसमें माइनस प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, तो विपरीत आवेश होने के कारण ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसका अनुनाद में योगदान क्या होता है, कम होता है, अनुनाद में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस कैसा होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ये द्विध्रुव संरचना है, जब भी कोई भी द्विध्रुव संरचना बनती है तो उसका अनुनाद में योगदान कम हो जाता है। इसके विपरीत अगर कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं तो कार्बोक्सिलेट आयन में देखो, कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें
तो कार्बोक्सिलेट आयन में कि दोनों अनुनादी संरचनाओं में देखो, इसमें इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, इसमें इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, दोनों ही संरचनाओं में किस पर, ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों में ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, अतः इसका अनुनाद में योगदान क्या होता है, ये वाली संरचनाएं अनुनाद अच्छी प्रकार से कर पाती हैं, अनुनाद अच्छी प्रकार से कर पाती हैं। और जो अनुनाद अच्छी प्रकार से कर पा रहा है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा। तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और जिनमें अनुनाद नहीं हो पा रहा तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम, स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर मैं दोनों समूहों को बना लूं, अगर मैं एक तरफ बनाती हूं C डबल बॉन्ड OOH और एक तरफ बनाती हूँ C डबल बॉन्ड OO माइनस, तो इन दोनों में से स्थायी संरचना कौन सी है, ये वाली। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस का निष्कासन करके जल्दी से इसका निर्माण करता है, क्योंकि ये अनुनादी संरचना बेहतर तरीके से बना पाती हैं, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अच्छी प्रकार से बनाने के कारण इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से स्टेबल कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये तो है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर इसका रिजल्ट देखें तो इससे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह आसानी से H प्लस का दान करके कार्बोक्सिलिक आयन में परिवर्तित होता है। और जब ये आसानी से H प्लस में परिवर्तित हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, H प्लस के निष्कासन के द्वारा। और H प्लस का निष्कासन होना ही क्या है, एसिडिक नेचर को बताता है, अम्लीय प्रकृति को बताता है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है और जल्दी से H प्लस का निष्कासन करके कार्बोक्सिलिक आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं, अम्लीयता की बात करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग है ये जो भी मैंने आपको समझाया है थर्टिकली आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप नोट कर लें, फिर उसके बाद समझें, इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में ही, अम्लीयता से रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, अम्लों की अम्लीयता एवं अम्लीय सामर्थ्यता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। मतलब बात यह है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर उसकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय समूह के समान व्यवहार करता है, ये बात मैं बता चुकी हूँ। कैसा नेचर प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बोनिल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रकृति होने के कारण बन के ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और
इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है, जिससे बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए OH बंद को तोड़कर बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो इसीलिए ये OH बंद को तोड़ता है, H+ को निकालता है और अम्लीय सामर्थ्यता दर्शाता है। फिर इसके बाद ये दोबारा समझ सकते हैं कि H+ इसके अलावा हम इस मेथड से और समझ सकते हैं इसे दोबारा कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो पोलर है, उसका अनुनाद में योगदान कम होने से इसलिए स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में अच्छी प्रकार से अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जल्दी से H+ का त्याग करता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ये बात ठीक है, अम्लीय सामर्थ्यता हम समझ गए। लेकिन अब हम प्रतिस्थापियों की बात करें, प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, तो प्रतिस्थापियों की बात करें तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना लिया, देखो डबल बॉन्ड, ये O ये H। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ये मुक्त संयोजकता है, इसके साथ दो कंडीशन बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट है, अगर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, अर्थात या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, अगर कोई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई समूह जुड़ा हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या आकर्षित करता है। तो दोनों केस लेते हैं। अगर इस वाली संयोजकता के साथ कोई एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव, मैंने मान लिया CH3 जुड़ा है, तो CH3 का प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा तो कार्बन पर जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दे रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसको पूर्ति करता जा रहा है। तो ये इस बंध को छेड़ेगा ही नहीं, इस बंध को नहीं छेड़ेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो H+ निकलेगा नहीं। इसका मतलब है अगर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो वो अम्लीयता को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। ये बात समझनी है आपको। फिर उसके बाद दूसरा देखो, मैं दोबारा लेती हूँ C डबल बॉन्ड O OH और लिया मैंने यहाँ पे C। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जैसे CH3 है और 3 को मैंने 2 में बदला और एक Cl जोड़ दिया इसके साथ, मैंने ये समूह ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ये है, ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें हुआ बंद के इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचे, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आने की कोशिश करेगा, जैसे ही प्लस आएगा इसने इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे, फिर इसने इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लिए, इस पर और ज्यादा प्लस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम होती जा रही है, तो इस बंद को ये छेड़ेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये लोन पेयर आके यहाँ बंद बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ बंद बनेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के माइनस चार्ज लेके और H+ को निकालेगा। इसका मतलब है अगर कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है तो वो अम्लीयता को बढ़ाता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है तो वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, और अगर कोई माइनस आई प्लस आई वाला एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो इसी के बेसिस पर मैं एग्जांपल लिखती हूँ एक, जिसमें Cl CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ले लिया OH, इसके बाद दिया मैंने H C डबल बॉन्ड O OH और इसके बाद दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब आप इन तीनों को देखो, इस वाले को देखें तो इसमें माइनस आई प्रभाव वाला समूह है,
और इसका देखें तो इसका प्लस आई प्रभाव वाला समूह है। तो ये दोनों के अगेंस्ट माइनस आई प्रभाव वाला तो क्या करता है, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है और ये एसिडिक नेचर को कम करता है। तो सबसे कम एसिडिक नेचर इसका होगा, तो इसका होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई माइनस आई प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए कोई एसिडिक नेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाइड्रोजन के जुड़े होने से। और इसमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसके साथ माइनस आई प्रभाव जुड़ा हुआ है, और सबसे कम किसका होगा, जिसके साथ प्लस आई प्रभाव वाला सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। बस यही क्लियर करना था आपको कि अगर कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अब प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है उसी को तो सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी कहेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापियों की बात हो गई। इसके विपरीत अगर एक, देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं C2H, एग्जाम्पल और ले लूं, ये लेती हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये लिया OH। एक तरफ लिया मैंने C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये लिया OH, ठीक है। मैंने इसमें से माइनस H प्लस निकाल दिया, इसमें से भी माइनस H प्लस निकाल दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O O प्लस सॉरी O माइनस O माइनस, और इसमें बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O O माइनस। एक में है C2H5, एक में है C6H5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, बढ़ाता है, और प्लस आई प्रभाव वाला एसिडिक नेचर को कम करता है। यही कारण है कि जो प्रोपियोनिक अम्ल होता है, ये है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड, और ये है बेंजोइक एसिड। कौन सा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से कम अम्लीय होता है, कौन सा, ये। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रभाव कैसा होता है, माइनस आई, और इसका प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापियों का अम्लीय सामर्थ्यता पर प्रभाव खत्म हो गया। कल स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। आज की क्लास कंप्लीट यहीं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे।